हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गाइज, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगी। गाइज, मैं आपको बता दूं, हमने साइटोलॉजी पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। गाइज, अगर आपने साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, मैंने कोशिका विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पहले करवा रखे हैं। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी साथियों, आज मैं आपके लिए 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो बार बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये समझ लीजिए साथियों, ये 5 क्वेश्चन साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान की जड़ है। अगर गाइज ये इन 5 क्वेश्चनों का आप जवाब देते हो तो उससे यह साबित होता है कि आपको इस चैप्टर में सब कुछ आता है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, याद रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बस इन क्वेश्चनों को लगा लीजिए, ये समझ लीजिए साइटोलॉजी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरी साइटोलॉजी कंप्लीट है और फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो मैंने चैप्टर करवा रखा है, क्या किस बात की टेंशन। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ में। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन आपसे एनडीए की एग्जाम में पूछा गया था। किस एग्जाम में पूछा गया था साथियों? एनडीए की एग्जाम में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अनुवांशिक पदार्थ, जो जेनेटिक मटेरियल होता है साथियों, उसको क्या कहा जाता है? गाइज, अनुवांशिक पदार्थ के बारे में मैं आपको बता दूं, अनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिक लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोइड, ऑप्शन नंबर बी है जीनोफोर, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है डीएनए। गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गाइज, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी दोनों। देखिए, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर, गाइज ये दोनों एक ही नाम है, यानी कि एक के ही नाम है। और ये होता है भैया, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है साथियों, उस प्रोकैरियोटिक सेल के अनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल का नाम होता है साथियों न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है, जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इसके अनुवांशिक पदार्थ का नाम क्या है साथियों? तो आप बता दोगे डीएनए। आपसे ये एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है साथियों, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? या तो ऑप्शन में न्यूक्लियोइड होगा साथियों या फिर जीनोफोर होगा। अगर यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूछा जाए तो डीएनए होगा। और समझते हैं साथियों इनके बारे में। देखिए, जो सेल होती है यानी कि जो कोशिका होती है साथियों, वो कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है साथियों प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है साथियों प्रीमिटिव, और प्रीमिटिव का मतलब होता है साथियों हिंदी में प्राचीन या फिर पुराना। और कैरियोटिक का मतलब होता है साथियों न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। और भैया सेल का मतलब होता है कोशिका। ऐसे कोशिका साथियों जिसका केंद्रक पुराना या फिर प्राचीन हो, वो होती है साथियों प्रोकैरियोटिक सेल। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं साथियों तो इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि बैक्टीरियल सेल। जो जीवाणु की कोशिका होती है साथियों, वो भैया किसका उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। और बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये इसी का ही नाम है साथियों ब्लू ग्रीन एल्गी का। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है। तो ये याद रखना है साथियों, ये प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण है। कौन कौन? बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर आप कह सकते हो साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल की बात करें साथियों तो इसका मतलब होता है न्यू यानी कि नया। कैरियोटिक का मतलब वही न्यूक्लियस होता है साथियों, वही केंद्रक होता है। और सेल का मतलब कोशिका।
यानी कि ऐसी कोशिका साथियों जिसका केंद्रक क्या हो, नया हो, वो होती है साथियों यूकैरियोटिक सेल। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें साथियों, जैसे कि प्लांट सेल। प्लांट सेल किस प्रकार के सेल है साथियों, यूकैरियोटिक सेल है। जैसे कि एनिमल सेल किस प्रकार के सेल है साथियों, यूकैरियोटिक सेल है। फंगल सेल किस प्रकार के सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। और बात करें साथियों एल्गी सेल, जो एल्गी की सेल होती है साथियों वो भी भैया यूकैरियोटिक सेल है। तो बोलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि निम्न में से बैक्टीरियल सेल किस प्रकार की कोशिका का उदाहरण है, या किस प्रकार के सेल का उदाहरण है। तो भैया प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण है कौन, बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण क्या है, प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, फंगल सेल हो गया। ये एल्गी सेल आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे लिख देता हूं एल्गी सेल। गाइज ये कॉन्सेप्ट आसान था क्योंकि मैंने इसे अच्छे से पढ़ा है, इसलिए मैंने आपको इसे अच्छे से पढ़ाया ताकि आपको आसान लगे। लेकिन मेरे दोस्तों जितना आप सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। आपको याद हो गया होगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन भैया जब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अच्छे अच्छों की हवा खिसक जाती है। इसलिए याद रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को भी नहीं मिलते जब कोई टीचर पढ़ाता है ना तब। प्रोकैरियोटिक सेल का अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, या तो न्यूक्लियोइड कहा जाता है या जीनोफोर, दोनों एक ही नाम है। और यूकैरियोटिक सेल का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है, डीएनए कहा जाता है। ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक पुराना हो या फिर केंद्रक होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, या फिर केंद्रक होता है तो अविकसित होता है, एमेच्योर होता है, वो होती है साथियों प्रोकैरियोटिक सेल। और इसके उदाहरण है साथियों बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ऐसी कोशिका साथियों जिसमें केंद्रक पाया जाता है या केंद्रक परिपक्व होता है या फिर जिसका नया केंद्रक होता है, वो होती है यूकैरियोटिक सेल। और इसके उदाहरण है साथियों प्लांट सेल। जितने भी पेड़ पौधे हैं साथियों उनमें जो कोशिका पाई जाती है वो होती है प्लांट सेल। एनिमल सेल गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता, हम में जितने भी एनिमल्स है साथियों जिनमें जो सेल पाई जाती है उन्हें कहा जाता है एनिमल सेल। फंगल सेल, एल्गी सेल, ये सभी साथियों किसके उदाहरण है, यह है यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण। तो बोलो कैसी लगी आपको ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब देखिए मेरे बारे में जान लेते हैं साथियों। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पर, फेसबुक पेज पर, या फिर टेलीग्राम चैनल पर, या टेलीग्राम ग्रुप पर, या फिर ट्विटर पर जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हो। गाइज अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू करवा रखी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिकों पर क्लास बना रखी है जिन पर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें। तो आशा करता हूं यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास मिस मत करना साथियों, नहीं तो भैया ये समझ लीजिए कि मैंने आपको जो 16 घंटे की क्लास पढ़ाई है, 16 घंटे में जो साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान कवर करवाया है उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने वास्तविकता में पढ़ा है साथियों तो यहाँ पर भैया टेस्ट देके देख लीजिए। अगर ये 5 क्वेश्चन आपसे आ जाते हैं तो मैं समझूंगा साथियों आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपकी एग्जाम में आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए भैया ओके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, जैसे रेलवे एसएससी तो भैया क्वेश्चन पूछती ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इस क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, डीएनए की संरचना में एडेनिन के साथ में कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार या फिर पिरामिडिन जुड़ा हुआ होता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए साइटोसिन, ऑप्शन नंबर बी है थाइमिन, ऑप्शन नंबर सी है साथियों यूरेसिल और ऑप्शन नंबर डी है गुआनिन। गाइज अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया थाइमिन। अगर आपको डीएनए की संरचना और आरएनए की संरचना के बारे में पता है साथियों तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो।
तो क्वेश्चन क्या कहता है कि डीएनए की संरचना में एडेनिन के साथ में कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस या पिरिमिडिन जुड़ा हुआ होता है साथियों? तो कौन सा जुड़ा होता है? थायमिन जुड़ा होता है। होती क्या है साथियों नाइट्रोजीनियस बेस? ये देखिए, सबसे पहले याद रखना, डीएनए की संरचना के बारे में बात करते हैं। डीएनए की संरचना आप सभी को पता होगा साथियों, जो डीएनए की संरचना होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, यानी कि डबल हेलिक्स होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है। और इस द्विकुंडलित संरचना के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था साथियों? तो बताया था भैया वाटसन व क्रिक ने। वाटसन व क्रिक वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था साथियों। इस द्विकुंडलित संरचना के बारे में बताया था किसने भैया? वाटसन व क्रिक ने। ये क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? तो किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने दिया। इतनी बात क्लियर है। जब मैंने आपको डीएनए पढ़ाया था साथियों तो नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने भैया इस साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान पूरा चैप्टर करवा रखा है। आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। नाइट्रोजीनियस जो बेस होती है साथियों, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है साथियों प्यूरिन और दूसरी होती है पिरिमिडिन। जो प्यूरिन होती है साथियों दो प्रकार की होती है, ए और जी। ए का मतलब होता है एडेनिन और जी का मतलब होता है साथियों गुआनिन। और ये पिरिमिडिन होती है साथियों तीन प्रकार की होती है, साइटोसिन, थाइमिन और भैया यूरेसिल। ये साइटोसिन, ये थाइमिन और ये यूरेसिल। और जो प्यूरिन होती है साथियों ये एडेनिन और गुआनिन होती है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए की संरचना में एडेनिन के साथ में कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस या पिरिमिडिन जुड़ा हुआ होता है? तो कौन सा पिरिमिडिन जुड़ा हुआ होता है साथियों इस डीएनए की संरचना में? किसके साथ में? इस एडेनिन के साथ में। तो आप कहोगे साथियों कि एडेनिन के साथ में थाइमिन जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के साथ में, है ना। और साइटोसिन जुड़ा हुआ होता है साथियों गुआनिन के साथ में। ये साइटोसिन जुड़ा हुआ होता है साथियों इस गुआनिन के साथ में डीएनए की संरचना में। हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ में तो साइटोसिन गुआनिन के साथ में जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड के साथ में एडेनिन थाइमिन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। बोलो ये कहानी आपको समझ में आई है नहीं है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि आरएनए की संरचना में साथियों इस एडेनिन के साथ में कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस जुड़ा होता है या पिरिमिडिन जुड़ा होता है, अगर सिर्फ यहां पर आरएनए कर दिया जाए साथियों तो क्या होगा? क्या आपको पता है आरएनए की? आपको पता है साथियों आरएनए की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। आरएनए की संरचना के बारे में किसने बताया था? फ्रेडरिक मिश्र ने बताया था साथियों। किस तरीके से होती है? ऐसे होती है भैया, ये सिंगल हेलिक्स होती है। सिंगल हेलिक्स होती है यानी कि एकल कुंडलित होती है। एकल कुंडलित संरचना होती है साथियों किसकी? आरएनए की। और इसमें साथियों एडेनिन के साथ में कौन जुड़ा होता है? यूरेसिल। और साइटोसिन के साथ में गुआनिन जुड़ा हुआ होता है। कौन जुड़ा होता है? गुआनिन जुड़ा हुआ होता है। तो भैया डीएनए की संरचना और आरएनए की संरचना मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है। अगर मैं यहाँ पर पढ़ाने लग गया साथियों तो भैया एक क्लास में तो डीएनए की संरचना ही होगी। इसलिए जितने क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट था वो सभी बातें साथियों मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताई है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आपको कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर करवा रखा है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लीजिए। बोलो क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया? डीएनए की संरचना में एडेनिन के साथ में कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस या पिरिमिडिन जुड़ा हुआ होता है? तो ये थाइमिन जुड़ा होता है इस एडेनिन के साथ में। और आरएनए की संरचना में यूरेसिल जुड़ा हुआ होता है। बोलो मजा आया या नहीं आया? आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतर क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा मजा आने वाला है। चले भैया स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ना जाने कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है। गाइस जिस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य होता है साथियों ये बना होता है किस किस से बना होता है साथियों? प्रोटोप्लाज्म। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव, ऑप्शन नंबर सी सेल ऑर्गेनेज यानी कि कोशिकांग, और ऑप्शन नंबर डी है साथियों उपयुक्त छवि।
गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त शब्द। देखिए कैसे। सबसे पहले हम कोशिका का एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए यह है साथियों एक सेल और इसके मध्य में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। तो ये तो है न्यूक्लियस और ये है साथियों कोशिका। इस कोशिका के चारों ओर साथियों कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली का आवरण होता है, वो होती है साथियों कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। और इस केंद्रक को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों इस कोशिका के इस केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली, और ये होती है साथियों कोशिका झिल्ली। कोशिका को सुरक्षा प्रदान कर रही है साथियों, कोशिका के चारों ओर लगी हुई है तो भैया कोशिका झिल्ली है, और केंद्रक के चारों ओर लगी हुई है तो केंद्रक झिल्ली है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में साथियों एक गाढ़ा लिक्विड द्रव बना रहता है साथियों, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। और इस केंद्रक में भी एक द्रव बना रहता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव। और साथ ही ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेज होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडीज। ये सभी सेल ऑर्गेनेज है साथियों, ये सभी उपस्थित होते हैं साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में। एक बार और समझिए साथियों, अगर इस डायग्राम को हम एक बार और समझेंगे तो आपकी सारी जड़ समाप्त हो जाएगी। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली लगी हुई होती है जिसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है साथियों जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में एक गाढ़ा लिक्विड द्रव भरा रहता है साथियों, उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। और केंद्रक के अंदर साथियों, केंद्रक झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव। और इसी साइटोप्लाज्म में साथियों ये सेल ऑर्गेनेज होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स। ये सभी तो क्या है साथियों, ये सभी तो है भैया सेल ऑर्गेनेज यानी कि कोशिका। यह है कोशिका द्रव जो किस किस के बीच में है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में। और केंद्रक झिल्ली के अंदर साथी जो द्रव भरा रहता है उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव। और ये तीनों मिलकर कौन कौन, ये तीनों मिलकर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव और सेल ऑर्गेनेज, ये तीनों मिलकर साथियों किसका निर्माण करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। और साथियों इस प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी भैया पुरकिंजे ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया प्रोटोप्लाज्म किसका बना होता है, तो आप कहोगे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेज तीनों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसकी खोज किसने की थी साथियों, पुरकिंजे ने की थी। किस तरीके से खा पर होता है ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सेल ऑर्गेनेज, वो सारी बातें मैंने आपको साथियों यहाँ पर अभी समझा दी। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, एसएससी में भी पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया है। नाम है वैज्ञानिक का हक्सले। इस हक्सले ने साथियों जो प्रोटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य है, इसे भैया सजीवों के शरीर का भौतिक आधार कहा है। क्या कहा है, सजीवों के शरीर का भौतिक आधार। क्या कहा है साथियों, सजीवों के शरीर का भौतिक आधार कहा है भैया हक्सले ने इस प्रोटोप्लाज्म को। ये लाइन ना जाने साथियों कितनी एग्जाम में पूछी गई है आपसे, बहुत ज्यादा बार पूछी गई है। अगर भैया प्रोटोप्लाज्म से क्वेश्चन आएगा तो संभावना रहती है साथियों कि ये पूछा गया, ये पूछेगा पहला। और दूसरी कंडीशन ये रहती है कि ये पूछेगा कि किससे बना होता है। तीसरी कंडीशन ये रहती है साथियों किसने इस प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, तो पुरकिंजे ने की थी।
पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। और लास्ट के 2 क्वेश्चन मिस मत करना साथियों, क्योंकि उनकी जो समझ है वो ये समझ लीजिए साथियों, लास्ट का जो क्वेश्चन है उसकी समझ तो लगभग पूरे सेल ऑर्गेनेलिज से संबंधित है। मिस मत करना दोस्तों, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपके जिंदगी भर काम आएंगे, आपकी लाइफ बना देंगे साथियों ये क्वेश्चन। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चनों पर बात करते हैं। चले भैया, ओके। देखिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इस क्वेश्चन में भी साथियों में पहले के क्वेश्चनों की तरह बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से किस कोशिकांग में कोशिकीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। गाइज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर साथियों बड़ी। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी है वैक्यूल्स, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप सूत्र कणिका भी कहते हो। क्या कहते हो भैया? सूत्र कणिका। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं साथियों, इसमें कह रहा है कि वह कोशिकांग, वह सेल ऑर्गेनेलिज कौन सा है साथियों जिसमें कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है या कोशिकीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। बात आती है साथियों कि कोशिकीय श्वसन क्या है, तो वह श्वसन साथियों जो कोशिका में हो रहा है उसी श्वसन को क्या कहा जाता है साथियों? कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। श्वसन का मतलब क्या है साथियों कि आपकी जो कोशिका होती है उस कोशिकाओं के पास भोजन का अंतिम उत्पाद होता है साथियों ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल साथियों और भैया एटीपी यानी कि ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी की फॉर्म में ही बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है साथियों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भैया एडीपी की फुल फॉर्म होती है। और हमारे शरीर में हमारे कोशिकाओं में जो ऊर्जा बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, और भैया इसी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से किस कोशिकांग में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है साथियों, तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इसी कोशिका को हमारी कोशिका, हमारे उत्तक, हमारे अंग यूज करते हैं साथियों, और इनसे ही भैया इसी ऊर्जा से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अब बात करें साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया कोशिकीय श्वसन तो किस सेल ऑर्गेनेलिज में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये तो आपने बता दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया कोशिकीय पाचन कहाँ होता है, पाचन अलग होता है। पाचन का मतलब क्या होता है कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। और कोशिकीय पाचन क्या होता है? ऐसा पाचन जो कोशिका में हो रहा है। और कोशिकीय पाचन कहाँ संपन्न होता है साथियों? लाइसोसोम में संपन्न होता है, क्योंकि लाइसोसोम में एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, यानी कि जल अपघटीय एंजाइम पाया जाता है साथियों, जिसका पीएच मान होता है 4 से 5। इसकी जो प्रकृति होती है साथियों वो होती है भैया अम्लीय। जो भी इसके संपर्क में आता है साथियों ये उसे नष्ट कर देता है। मैं आपको बता दूं साथियों, लाइसोसोम में अगर कोई भी लाइसोसोम में नहीं कह सकता, तो साथियों अगर मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोशिका में कोई भी भोजन का बड़ा अणु चला गया तो ये लाइसोसोम जो होता है साथियों ये भैया उस भोजन के अणु के टुकड़े करके छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट कर देता है। और आपको पता है कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है साथियों? पाचन कहलाता है। और ये पाचन कहाँ होता है? कोशिका में हो रहा है साथियों। तो कोशिकीय पाचन कहाँ संपन्न होता है? तो लाइसोसोम में होता है। इतनी बात क्लियर है। वैक्यूल्स की बात करें साथियों तो वैक्यूल्स इसे हिंदी में कहा जाता है रसधानी या रिक्तिका। क्या कहा जाता है? रसधानी या रिक्तिका कहा जाता है। इसमें साथियों जो कोशिका होती है वो भैया आपातकालीन स्थिति के लिए, अगर आपातकालीन स्थिति है साथियों तो उस समय भैया इस वैक्यूल्स में आपकी कोशिका वाटर यानी कि पानी, जो ग्लूकोज है, जो विटामिन्स है, जो मिनरल्स है साथियों,
इन सभी को स्टोर करके रखती है, ताकि जब भी आपातकालीन स्थिति आए साथियों, उस समय भैया कोशिका इनसे ये ले सके और अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। तो बोलो, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया? कितना अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। कोशिका श्वसन की प्रक्रिया किस सेल ऑर्गेनेलिज्म में होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? किस सेल ऑर्गेनेलिज्म में संपन्न होती है? लाइसोसोम में होती है। कोशिका आपातकालीन स्थिति के लिए पानी, ग्लूकोज, विटामिन, जो मिनरल्स होते हैं साथियों, कहाँ स्टोर करती है? तो वैक्यूल्स में स्टोर करती है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ साथियों, फिर भी आपको पता नहीं क्या हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन भैया आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है उनकी लैंग्वेज कठिन हो, लेकिन भैया जो बेस है वो यही है पूरा का पूरा ही, इसलिए पढ़ लीजिए, काम आने वाली बातें है बेटा। और लास्ट का क्वेश्चन है साथियों, उसको अब हम करने वाले हैं। मिस मत करना साथियों, क्योंकि लास्ट का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, जिससे इस क्वेश्चन में मैंने 3-4 सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में बताया, उसी क्वेश्चन में भी साथियों में लगभग 4 से 5 सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में बातें बताने वाला हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिस मत करना, मजा आ जाएगा। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इस क्वेश्चन में साथियों में आपको जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज है, जितने भी कोशिकांग है, उन सभी कोशिकांग के उपनाम बताने वाला हूं, जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी है और आपसे पूछे भी जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से किस सेल ऑर्गेनेलिज को, किस कोशिकांग को कोशिका की जेब, पॉकेट ऑफ सेल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथियों? ये आपके ऑप्शन। अगर आपको पता है साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इतनी आपको मैं हिंट दे देता हूं, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में साथियों इसके बारे में बताया था। इस क्वेश्चन के बारे में आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है लाइसोसोम और ऑप्शन नंबर डी है वैक्यूल्स। गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूल्स। मैंने अभी आपको बताया साथियों, वैक्यूल्स क्या करता है साथियों? आपातकालीन स्थिति में अपने पास वाटर यानी कि पानी, ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स को स्टोर करके रखता है। जिस तरीके से साथियों हम अपनी जेब में आपातकालीन स्थिति के लिए जैसे ही हमारे काम आए साथियों, उन चीज़ों को हम अपने पास रखते हैं। जैसे हम कैंपिंग करने के लिए कहीं जाते हैं तो साथियों कुछ जेब में अपने पैसे लेके जाते हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में काम आ जाए, कुछ अपने पास चीज़ों को स्टोर करके ले जाते हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में काम आए। तो भैया इसे पॉकेट ऑफ सेल, कोशिका की जेब कहा जाता है साथियों। किसे? इस वैक्यूल्स को। राइबोसोम साथियों प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री। जिस तरीके से साथियों एक कपड़े की फैक्ट्री में कपड़े का निर्माण होता है, ठीक उसी तरीके से साथियों प्रोटीन फैक्ट्री में किसका निर्माण हो रहा है? प्रोटीन का। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में साथियों मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी स्टोर भी होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति घर। कोशिका का शक्ति घर, या फिर मैं कह सकता हूं कि भैया कोशिका का बिजली घर या कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है साथियों। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था साथियों कि इसमें जल अपघटनी एंजाइम यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। उसका पीएच मान होता है 4 से 5। इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। जो भी इसके संपर्क में आता है साथियों उसे ये नष्ट कर देता है। मान लीजिए आपकी कोशिकाओं के पास कोई हानिकारक बैक्टीरिया आ गया है, कोई वायरस आ गया, तो कोशिका के अंदर घुस गया साथियों, कि हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है साथियों, ये भैया इसकी संख्या ज्यादा हो जाती है, ये पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, फट जाता है साथियों। लाइसोसोम में थैलेनुमा संरचना होती है जो फट जाती है, जो पूरी कोशिका को नष्ट कर देती है, और साथ ही साथ में जो बैक्टीरिया है साथियों उसे भी ये नष्ट कर देगी। तो लाइसोसोम को कहा जाता है साथियों परमाणु बम। और अगर आपको अच्छे से जानना है साथियों तो आप हमारे, मैंने कहा कि साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान वाले चैप्टर मैंने करवा रखा है, तो आप हमारे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और साथियों वहां पर आपको साइटोलॉजी की पूरी 16 क्लास की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। परमाणु बम कहा जाता है इसे कोशिका का, इसे कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, कोशिका का कचरा हटाने वाला बैग भी कहा जाता है, हटाने वाला बैग भी कहा जाता है साथियों किसे? इस लाइसोसोम।
तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई। अब बात करते हैं साथियों न्यूक्लियस के बारे में, कि जो न्यूक्लियस होता है साथियों इसके भी उपनाम है क्या? जी बिल्कुल है साथियों। इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, कोशिका का कंट्रोलर कहा जाता है, इसे कोशिका का मैनेजर कहा जाता है। ये सभी साथियों किसके नाम है भैया? ये सभी है न्यूक्लियस यानी कि केंद्र के नाम। कोशिका का ब्रेन पूछे तो बता देना न्यूक्लियस है, कोशिका का कंट्रोल नियंत्रक पूछे तो बता देना न्यूक्लियस है, कोशिका का मैनेजर पूछे साथियों तो बता देना न्यूक्लियस है। तो आशा करता हूं साथियों ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया इस क्वेश्चन का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। एक बात को और ध्यान रखना गाइज, अगर आपने साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने इसकी 16 क्लास ले रखी, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। और बता दो साथियों मैंने भैया इस चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज भी करवा रखी है, उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।